Hello students, today I am going to teach you reproduction in humans. So basically I am not going to teach over here reproduction in organism or in the simpler organism or in the lower organism other than mammals. I am taking only a human being. So what reproduction is? The definition of reproduction is it is a process by which organisms create their offspring. ओके अब ये कोई मिरेकल है कि जितनी भी लिविंग थिंग है उन सब में ये चीज़ कॉमन है और हमें नॉन लिविंग थिंग से अलग करती है. ओके बट रिप्रोडक्टिव सिस्टम एसेंशियल भी है. ओके रिप्रोडक्शन एसेंशियल प्रोसेस क्यों है? जिससे हम अपनी स्पीशीज़ को अलाइव रख सकें. ओके हमारी स्पीशीज़ ख़त्म ना हो जाए. ओके सो अकेला इंसान अलाइव नहीं रह सकता. ओके इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ती है? रिप्रोडक्शन की पड़ती है. अब रिप्रोडक्शन क्योंकि हम ह्यूमन में पढ़ रहे हैं. ओके तो ह्यूमन में या किसी भी तरह के रिप्रोडक्शन में हमें जो चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है? गैमेट्स चाहिए होता है. गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स को हम बोलते हैं सेक्स सेल. ओके अब in human there are two kind of sex cell. One are sperms and second are egg. Sperms present in males while egg present in female. Okay sperm मेल गैमेट है, एग आपका फीमेल गैमेट है. एग को ही हम क्या बोलते हैं? ओवम या ओवा. ओवा इज अ प्लूरल वर्ड. यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है उसमें हम फीमेल मेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल एंड फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या करता है? एग और स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, नरिश करता है और ट्रांसपोर्ट करता है. ओके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इन गैमेट्स को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, नरिश करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है. राइट और ये दोनों ही शेप एंड स्ट्रक्चर में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं. जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं जेनिटल्स. ओके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जेनिटल्स. ओके ये जो बॉडी में होते हैं ये दोनों तरफ होता है, इनसाइड एंड आउटसाइड. इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी. While female reproductive organ is completely inside the body or I can say pelvis. It remain inside the body or inside the pelvis. Now I'm taking male reproductive system. तो अभी तक हमने क्या देखा? रिप्रोडक्शन देख लिया. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की वो पेल्विस के विद इन होते हैं, अंदर होते हैं. ये रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक छोटा सा रफ डायग्राम है जिसमें मैंने यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, वाइस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, एपिडिडाइमिस, यूरेथ्रा एंड टेस्टिस को शो किया है. तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड टेकिंग वन part of that system. But before that I make you clear this that male reproductive system जो होता है completely consist होता है testis से, जो कि एक series of duct है, duct और gland की एक series से मिलकर बनती है. I'm again writing male reproductive system in short MRS. ओके तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली बना हुआ होता है टेस्टिस का
और टेस्टिस किसकी बनी हुई होती है? इट्स अ सीरीज ऑफ डक्ट एंड ग्लैंड्स. ओके. स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं. तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, it help in production of sperms. Okay, it also transport from one body to another body or another reproductive duct. Okay, अब इस पूरे सिस्टम में क्या क्या होता है ये हम देख लेते हैं. So start with epididymis. Okay, after that ductus deferens. After that ejaculatory duct, and last is urethra. ओके तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्लैंड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? सीमन प्रोड्यूस करते हैं. एक फ्लूइड है जो यूरेथ्रा में स्पर्म्स को लेकर आता है या स्पर्म यूरेथ्रा से रिलीज़ होता है. अब एक्स्ट्रा ग्लैंड्स, ये तो भाई पार्ट हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कि इन पार्ट्स को मैं पढ़ना है, लेकिन हमारी एसेसरी ग्लैंड्स भी तो रहती हैं. हमारे ह्यूमन बॉडी में हर सिस्टम के साथ कुछ ग्लैंड्स भी फंक्शनल हैं. इससे पहले हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाई है, उसमें ग्लैंड्स तो हैं. तो ये ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? ग्लैंड्स में आती है आपकी सेमिनल वेसिकल, मैंने डायग्राम में शो किया है. प्रोस्टेट ग्लैंड, आई हैव ऑल्सो शोन दैट. एंड बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. नाउ आई एम टेकिंग one by one, everything one by one. Let's start with testis. ओके, टेस्टिस को प्लूरल में बोलते हैं आई हैव रिटन इन सिंगुलर एंड प्लूरल में से लिखते हैं tes टेस्टिस. ये सैक्रोटम में लोकेटेड है. ओके, सैक्रोटम इज अ sac of skin between the upper thighs. अगर हम मेल फीटस की बात करते हैं, when a male in a womb of a woman, तो अगर हम बात करते हैं मेल फीटस की, तो जो टेस्टिस होती हैं वो किडनी के पास डेवलप होती हैं. डेवलप नियर किडनीज. ओके, in male fetus testes develop near kidneys एंड वो डेसेंड होती हैं जैसे जैसे हमारा बेबी का बर्थ होता है, बेबी मेल का बर्थ होता है, तो वो सैक्रोटम नीचे आ जाते हैं. और हर टेस्टिस का जो साइज़ होता है वो कितना होता है? 1.5 inches long. Okay, the size of testis is 1.5 inches long by 1 inch wide. ओके, अब टेस्टिस हार्मोन कौन सा रिलीज़ करते हैं? तो हमने जब पढ़ा था चैप्टर एंडोक्राइन वाला, लास्ट चैप्टर था, तो उसमें हमने पढ़ा था मेल हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन. तो टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज़ करेगी? Testosterone, and it is a primary hormone that regulate, stimulate sperm production as well as the secondary sex characteristics at the beginning of puberty. This is testis. Okay, now the second is scrotum. Okay, I've already told that scrotum is a sac of a skin between the upper thighs.
इट इज़ अ फ्लैशी सैक और दोनों टेस्टिकल्स के बीच में ये होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सैक्रोटम कहते हैं। अब इसका मेजर फंक्शन क्या है, तो मेजर फंक्शन होता है सैक्रोटल सेल का टू कीप द टेस्टिस कूलर दैन द 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से टेस्टिस के टेम्परेचर को क्या करना है, कम करना है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। And now what is spermatogenesis? Spermatogenesis is the formation of sperms inside the testis. ये होता है सैक्रोटम का फंक्शन। अब इसके अलावा और क्या फंक्शन है, इसके अलावा सैक्रोटम का और कोई फंक्शन नहीं है। सैक्रोटम को 2 मसल कंट्रोल करती हैं, ओके और उसमें से एक मसल का नाम है डार्टॉस मसल, ओके एंड दूसरी मसल का नाम है क्रीमेस्टर। Okay. 2 muscles are there, one is डार्टॉस एंड सेकेंड इज क्रीमास्टर। डार्टॉस मसल आपकी स्मूथ मसल का फाइबर है जो कि आपकी सब क्यूटेनस टिश्यू के साथ होता है। मतलब सैक्रोटम का जो सब क्यूटेनस टिश्यू है उसका स्मूथ मसल फाइबर का एक लेयर होता है जो कि आपका डार्टॉस मसल है, स्मूथ मसल, ओके। अब ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिंकलिंग अप द सैक्रोटम टू मेक सैक्रोटम रिंकल्ड। ओके, सैक्रोटम का रिंकलिंग अप होना क्यों ज़रूरी है, ये कंडीशन होती है कोल्ड वेदर में जिससे जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, इसलिए सैक्रोटम को क्या कर दिया जाता है, रिंकल कर दिया जाता है। और ये कंडीशन कब होती है, मोस्टली कोल्ड वेदर में, ओके, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ testis. Now the second is cremaster muscle. Cremaster muscle is a thin thread of skeletal muscle. That means ये muscle किसके साथ अटैच होगी, बोन्स के साथ अटैच होगी, हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होगी। और ये एसोसिएट किसके साथ करती है, एक तरफ टेस्टिस से और दूसरा स्पर्मेटिक कॉर्ड से। एक तरफ किससे अटैच रहती है, ये टेस्टिस से, और दूसरी तरफ किसके साथ अटैच रहती है, स्पर्मेटिक डक्ट के साथ, ओके। तो ये जो मसल है वो कॉम्बिनेशन है ऑब्लिक्यू मसल्स का, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्लिक्यू मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। ये याद रखने वाली बात है कि कौन सी मसल कहाँ से आती है, और ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्टली नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, दैट विच मसल्स कम फ्रॉम दैट एंड दिस विच टिश्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस टिश्यू, ओके। Now, what is the function of cremaster muscle? It is responsible for the raising of lowering the testis or to keep them at the correct temperature. Same function temperature के लिए, लेकिन इसका function क्या है कि ये testis को या तो raise करती है या फिर lower एक position पे ले आती है, lower position पे लाती है, okay, of testis, raising और lowering of टेस्टिस। अब इससे होता क्या है, इस स्केलेटल मसल की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, वॉलेंट्री हो जाता है। क्रीमास्टर मसल्स की वजह से, कि क्रीमास्टर क्या है, स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल का फंक्शन क्या होता है, वॉलेंट्री होता है। तो स्केलेटल मसल की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसा हो जाता है, वॉलेंट्री हो जाता है, और ये सिर्फ कुछ ही मेल्स के अंदर मिलता है। और वो मेल्स कैसे होते हैं, या तो एथलीट होने चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन होने चाहिए जिसमें ये एबिलिटी होती है दैट दे कैन रेज देयर सैक्रोटम कॉन्शियसली, ओके, टू प्रोटेक्ट दैम सेल्फ फ्रॉम इंजरीज स्पोर्ट्स खेलते वक्त, ओके। बाकी नॉट ऑल मेल्स हैव दिस ability. This is all about sacrotum. Now after that is seminiferous tubule. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, नाम से ही पता चल रहा होगा दैट हम इसमें सीमन की बात करेंगे, और ट्यूब्यूल्स है दैट मीन्स ग्रुप ऑफ ट्यूब्स होगा। तो हर एक ट्यूब्यूल एटलीस्ट 100 यार्ड का होता है, ओके। अगर ये सारे ट्यूब्यूल
टाइटली पैक्ड होते हैं, और कितने, ओवर 100 यार्ड्स, मतलब अगर उनको खोल दिया जाए तो 100 यार्ड को ईजिली कवर कर लेंगे। एंड हर एक टेस्टिस का 90% वेट किसका होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का होता है। ओके अब इनका फंक्शन क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है टेस्टिस, या फिर टेस्टिस की जो फंक्शनल यूनिट है, सॉरी, टेस्टिस की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ओके और इधर क्या प्रोसेस चलती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, स्पर्मेटोजेनेसिस की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस अकर in testis, so your answer should be seminiferous tubules because these are the functional unit of testis. Okay, once the sperms produced in seminiferous tubule, they are moved to rete testis for further मैचुरेशन। एक बार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, उसके बाद इनको कहाँ पहुँचा दिया जाता है, रेटे टेस्टिस में फॉर फर्दर मैचुरेशन। आफ्टर दैट सेल्स ऑफ लेडे, सेल्स ऑफ लेडिक का दूसरा नाम है, और आई कैन से इंटरस्टिशियल सेल। ओके ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने जस्ट अभी अभी बात की थी, तो सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में छोटा छोटा स्पेस होता है। ठीक है, ये छोटा छोटा स्पेस में ही ये सेल्स क्या करते हैं, रहते हैं, बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बिटवीन ST, seminiferous tubule in short, responsible for releasing male sex hormone that is टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपसे नीट में पूछने के लिए, भाई बताइए टेस्टोस्टेरोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ से रिलीज होता है। अब अगर से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए दैट टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन ऑफ, तो यू कैन से मेल। ओके बट फ्रॉम वेयर इट इज रिलीज्ड, then you can answer from interstitial cell। मेन पोजीशन कौन सी है, interstitial cells। आफ्टर इंटरस्टिशियल सेल्स सर्टोली सेल। मैं फंक्शन आपको साथ के साथ बता रही हूँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना। सेल्स ऑफ लेडी या इंटरस्टिशियल सेल्स का फंक्शन क्या है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना। नाउ व्हाट अबाउट सर्टोली सेल। सर्टोली सेल एक तरह की सस्टेन सेल्स हैं, सस्टेनटेक्युलर सेल। ओके या फिर इनको हम बोल सकते हैं नर्स सेल। अब नर्स का मतलब क्या हो गया, दैट इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म्स। ओके तो एक तरह से नर्स सेल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये एक पार्ट है, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से एक्टिवेट होते हैं। इट इज़ एक्टिवेटेड बाय FSH हार्मोन। ओके हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, FSH हार्मोन जो हार्मोन है वो दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्पफुल होता है। तो सर्टोली सेल किससे एक्टिव होते हैं, FSH से एक्टिव होते हैं, और इनका मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नर्स लिखा आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, टू प्रोवाइड नरिशमेंट। अब नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करवाना है, स्पर्म्स को। ओके टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म, ये इसका एक फंक्शन हो गया। इसके अलावा ये स्पर्मेटोजेनेसिस में आपके नरिशमेंट तो दे ही रहे हैं, अदर देन इनको हम मदर सेल भी बोलते हैं। पहला नाम इनका क्या हो गया, नर्स सेल, दूसरा नाम इनका क्या हो गया, मदर सेल। अब इनको मदर सेल क्यों कहा गया भाई, मदर सेल इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों ही तरह से सपोर्ट करते हैं स्पर्म को, सीक्रेटरी तौर पर भी और स्ट्रक्चरल तौर पे भी। जो सर्टोली सेल का जो जंक्शन होता है वो ब्लड टेस्टिस बैरियर की तरह काम करता है। ओके तो जो भी चीज़ ज़रूरी है किसके लिए, स्पर्म के लिए वो आती है, और दूसरी चीज़ जो ज़रूरी नहीं है वो नहीं आती। ओके बाकी इसका मदर सेल सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर ये प्रॉपरली स्पर्म को नरिश कर रही है, इसीलिए इसके दोनों नाम पड़ गए, नर्स सेल एंड मदर सेल।
After that, this cell is also responsible for establishment and maintaining the spermatogonial stem cell निके. ठीक है, किस चीज़ को ध्यान में इसका फंक्शन क्लियर है. इसका फंक्शन एक और है कि ये स्पर्मेटोगोनियल जो आपकी स्टेम सेल होती हैं, स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स को बनाते भी हैं और उनको प्रोड्यूस भी करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी करते हैं, उनको मेंटेन भी रखते हैं, जिससे स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स का निके ईजीली बना रहे. ओके क्योंकि भाई जब लगातार डिवाइड होंगे तो स्पर्म्स को ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसलिए स्टेम सेल्स का रिन्यूअल यहाँ पर होता रहता है. इसके अलावा इसका और कोई फंक्शन नहीं है. सर्टोली सेल मोस्टली कंज्यूम करती हैं जो आपके अननीडेड स्पर्मेटोजोआज होते हैं उनको. ओके, मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म. अब जो आपके इफ्रेंट डक्टिलस है, नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है इफ्रेंट डक्टिलस का. ये मोस्टली टेस्टिस से स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है इनटू एपिडाइडमिस, और एक तरह से इफ्रेंट डक्टिल्स का एक सीरीज़ है. इसको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है. अब टेस्टिस को ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है? तो टेस्टिस को जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो आर्टरीज़ के थ्रू ही मिलेगी. अब क्योंकि ये गोनाड्स हैं तो उस आर्टरी का हमने नाम क्या डाल दिया? गोनाडल आर्टरी नाम डाल दिया. जो वेनस ब्लड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, वो टेस्टिक्युलर वेन्स के थ्रू वहाँ से बाहर निकल जाता है और डायरेक्टली किस में मिल जाएगा? इंफीरियर वेना केवा में मिल जाएगा. मेन जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका एपिडाइडेमिस. ओके, अब एपिडाइडमिस क्या होता है? तो भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलकर एपिडाइडमिस बनाते हैं. एपिडाइडमिस एक ट्यूब है जिसकी लेंथ कितनी होती है? 20 फीट लॉन्ग. एपिडाइडमिस क्या है? इट इज़ अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड इट इज़ 20 फीट लॉन्ग. पोस्टीरियर मेल की जो टेस्टिस होती है उसके पोस्टीरियर सरफेस में कॉइल्ड फॉर्म में रहता है. हर एक एपिडाइडमिस में स्पर्म का मैचुरेशन कंप्लीट होता है. ओके, स्पर्म्स मैचुरेशन कंप्लीट इन एपिडाइडमिस. और उनके जो फ्लैजिला होते हैं, स्पर्म्स के जो फ्लैजिला होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फंक्शनल हो जाते हैं. ओके, जैसे ही मैचुरेशन कंप्लीट होगा वैसे ही फ्लैजिला फंक्शनल हो जाएंगे. एंड इट इज़ ऑल्सो अ साइट टू स्टोर स्पर्म अंटिल द नेक्स्ट इजैकुलेशन एंड इट स्टोर स्पर्म्स. इज इट क्लियर? ओके, अब एपिडाइडमिस की वॉल की बात करते हैं. तो भाई ये स्मूथ मसल्स का ही बना हुआ होता है. जो एपिडाइडमिस की मसल होती हैं वो स्मूथ होती हैं. ठीक है, और इसके बाद एपिडाइडमिस के बाद में जो स्पर्म है वो नेक्स्ट मूव करता है टू डक्टस डिफरेंस. डक्टस डिफरेंस को हम वास डिफरेंस भी बोलते हैं और स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं और स्पर्मेटिक डिफरेंस भी बोलते हैं. ठीक है, अब इसका प्लेस कहाँ है? तो इसका प्लेस होता है एपिडाइडमिस से शुरू होकर ये एक्सटेंड करता है सैक्रोटम तक और दोनों ही साइड एब्डोमिनल कैविटी में भी रहता है और साथ में इंग्वेनल कैनाल तक पहुंचता है. ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है. एपिडाइडमिस से शुरू होकर एब्डोमिनल कैविटी तक आता है इंग्वेनल कैनाल तक, दोनों ही तरफ से. अब इंग्वेनल कैनाल क्या होती है? ये ओपनिंग है भाई एब्डोमिनल वॉल पर किसकी? स्पर्मेटिक कॉर्ड की. एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है. डेक्स्टर डिफरेंट टेस्टिकुलर ब्लड वेसल्स और नर्व्स एक साथ ओपन होती हैं डेक्स्टर डिफरेंस में और ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है. ठीक है, और यहाँ पर पेरिस्टालिसिस मूवमेंट चलता है जिससे हम स्पर्म्स को क्या कर पाते हैं? आगे फॉरवर्ड कर पाते हैं. आपको तो सिर्फ इतना समझना है कि एपिडाइडमिस को जो सैक्रोटम तक लेकर आता है वो कौन है? डक्टस डिफरेंस है. अब इसके बाद में आती है आपकी समाइनल वेसिकल. समाइनल वेसिकल क्या थी? एक ग्लैंड है. ओके, इस ग्लैंड को मैं आपको यहाँ पर क्यों बता रही हूँ, अलग से क्यों नहीं बताया? क्योंकि यहाँ पर इसका फंक्शन आ गया है. समाइनल वेसिकल पोस्टीरियर होती है
यूरिनरी ब्लैडर के, और पेयर में मिलती हैं. ओके, पेयर एंड पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर. अगर मैं नहीं लिखूंगी तो आप बोलेंगे मिस ने तो बताया ही नहीं. ओके, अब इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये फ्रक्टोज सीक्रेट करती है. अब ये फ्रक्टोज क्यों सीक्रेट कर रही है भाई? फ्रक्टोज तो शुगर है. शुगर का स्पर्म से क्या मतलब है? तो फ्रक्टोज प्रोवाइड करती हैं. अब देखो, फ्रक्टोज शुगर है. हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें शुगर से मिलती है. तो स्पर्म को एनर्जी कौन देगा? शुगर देगी. इसीलिए यहाँ पर क्या रिलीज़ हो रहा है? फ्रक्टोज रिलीज़ हो रहा है टू प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म. इसके अलावा एल्केनिटी प्रोवाइड करता है, एल्काइन बनाता है. किसके सॉल्यूशन को? स्पर्म के सॉल्यूशन को, जिससे स्पर्म की मोबिलिटी क्या हो सके? एनहांस हो सके. ओके, अब ये जो डक्ट है, सेमाइनल वेसिकल डक्टस डिफरेंस को दोनों ही तरफ इजैकुलेटरी डक्ट से जोड़ती है. जो वेसिकल है वो डक्टस डिफरेंस को इजैकुलेटरी डक्ट के साथ जोड़ती है. सेमाइनल वेसिकल का फंक्शन ज़रूर याद रखिए. पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, इट इज़ अ पेयर इन फॉर्म, release fructose and provide alkalinity to sperm to enhance the mobility of sperm. Okay, अब हमने बात करी इजैकुलेटरी डक्ट की. तो इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है भाई? इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट टू इन अ नंबर. ओके, 2 डक्ट होती हैं और सब दोनों में ही क्या आते हैं? स्पर्म्स आते हैं. एक डक्टस डिफरेंस से आता है और दूसरा सेमाइनल वेसिकल से आता है, और दोनों ही साइड से आते हैं. तो इजैकुलेटरी डक्ट कम्प्लीटली एम्प्टी होती है सिंगल यूरेथ्रा में. ओपन कहाँ होगी? ये सिंगल यूरेथ्रा में. अब इसके बाद आती है आपकी ग्लैंड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, उसके बाद हम आगे बात करेंगे. प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं. तो प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी एक मस्कुलर ग्लैंड है, राइट? इट इज़ अ मस्कुलर ग्लैंड. ओके, नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड? तो ये पहली बात आपको पता होना चाहिए. जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो चारों तरफ से आपकी किससे कवर रहती है? यूरिनरी ब्लैडर से कवर है, सॉरी यूरेथ्रा से कवर रहती है और ब्लैडर से निकलती है. स्मूथ मसल है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? सीमन को एक्सप्लेट करना या फिर एक्सपल्शन ऑफ सीमन फ्रॉम यूरेथ्रा. यूरेथ्रा से सीमन का निकालना किसका काम है? प्रोस्टेट ग्लैंड्स का. इसके बाद आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है काउपर्स ग्लैंड. ओके, काउपर्स ग्लैंड का फंक्शन क्या है? ये पहली बात प्रोस्टेट ग्लैंड के थोड़ा सा नीचे होती है, कम्प्लीटली यूरेथ्रा में एम्पिटी होगी. सेमिनल फ्लूइड को एल्केनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे जो वेजाइनल पीएच है उसको क्या कर सकें हम? न्यूट्रलाइज कर सकें. तो और ज़्यादा एल्केलाइन हो गया और स्पर्म की मोबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं. अदरवाइज एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा. तो वेजाइनल पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए, to neutralize venosal pH, it makes seminal fluid more alkaline. ओके, अगर ऐसा नहीं होगा तो एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा इन अ फीमेल बॉडी. अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो हुआ अभी तक का इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन. अब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पीनस. पीनस एक एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है. पीनस जो है उसमें जो डिस्टल एंड होता है उसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनस. डिस्टल एंड ऑफ पीनस इज नोन एज ग्लांस पेनस, और ये कम्प्लीटली कवर्ड होता है फोरस्किन से. और फोरस्किन का जो बायोलॉजिकल नेम है उसको हम कहते हैं प्रीप्यूस. ओके, अब इस प्रीप्यूस के अंदर या पीनस के अंदर हम बोलें तो इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं.
किस तरह के टिश्यूज़ मिलेंगे? इरेक्टाइल टिश्यूज़ मिलेंगे। और हर एक टिश्यू किसका बना हुआ होता है? स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, जिसमें ब्लड के साइनसेस होते हैं जो लार्ज होते हैं, इरेगुलर वेस्कुलर चैनल्स के बने हुए होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूरेथ्रा, common passageway of excretory and reproductive system in male। यूरेथ्रा लास्ट पार्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट का, ठीक है, और ग्लैंड्स पेनिस के टिप पर इसका ख़त्म होता है। ये दोनों के लिए पैसेज है, यूरिन के लिए भी और सीमन के इजैक्यूलेशन के लिए भी। ओके, अब अगर हम बात करते हैं, दिस इज़ इट, this is all about male reproductive system. If you like this video, share it, comment it, like it, and stay home, stay safe. Happy watching.